हेलो नमस्कार दोस्तों। सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तराखंड पीसीएस के जो प्री का एग्जाम होने वाला है 3 अप्रैल को, उसके लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इससे ये आज हमारे जो पार्ट 1 था इससे पिछले वीडियो में, इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी के, वो टेस्ट आज ये इस वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन होंगे पार्ट बी वाले। तो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट बी में किस तरीके के क्वेश्चन है और देखते हैं इसका डिस्कशन में इन किस तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नामक नगर बसाया। दोस्तों इसमें ऑप्शन में एक ए है कनकपाल, और ऑप्शन बी है इसका सोमचंद्र, और ऑप्शन सी है इसमें लक्ष्मी चंद्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका बी सोमचंद्र। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में घटोत्कच मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, विचार करना है कि पहला ऑप्शन यह है यह चंपावत जिले में स्थित है। इसका दूसरा ऑप्शन यह है यह फुगार पहाड़ी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है इसको वर्तमान में घटकू देवता के नाम से जाना जाता है। इसका जो चौथा ऑप्शन है इस मंदिर का निर्माण भीमसेन ने किया, यानी भीमसेन ने किया। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है कि ऑप्शन 1 यानी कि पहले में केवल 1, 2 और 3, और दूसरे में केवल 2 और 3, 2, 3 और 4, और इसका ऑप्शन जो सी है इसमें है 1, 3 और 4, और इसका ऑप्शन जो डी है उस डी वाले ऑप्शन में लिख रखा है यानी उपयुक्त तो सभी या ऑल दी अबव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। इसके सभी सब ये यानी कि जो पॉइंट इसमें दिए हैं ऑप्शन, ये सभी के सभी ऑप्शन सत्य हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बालेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों ये आपका कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उत्तराखंड के, और इसमें ये जो क्वेश्चन है बालेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है, नदियों का नाम दिया है नंबर 1 यानी रामगंगा नदी, और नंबर 2 भागीरथी नदी, और नंबर 3 में है अलकनंदा नदी, और नंबर 4 में है लधिया नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका रामगंगा नदी। दोस्तों रामगंगा भी 2 नदियां हैं, एक रामगंगा पश्चिमी है और एक रामगंगा पूर्वी है। दोस्तों ये जो मंदिर है आपका बालेश्वर महादेव मंदिर, ये रामगंगा पूर्वी नदी के किनारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चपलांचल पहाड़ यानी चपलांचल जो पहाड़ है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है आपका, पहले ऑप्शन में है चमोली, और दूसरे ऑप्शन में है पिथौरागढ़, और तीसरे ऑप्शन में है इसमें उत्तरकाशी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है इसमें पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये चपलांचल पहाड़ियां जो हैं ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी किंगाली समझौते से रिलेटेड। तो आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात किगाली समझौता संशोधन है, यानी कि किगाली जो एग्रीमेंट है इसके बारे में आपको बताना है। किगाली एग्रीमेंट क्या है, इसे क्यों लाया गया, इसे कब लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे से बताना कि ये पर्यावरण से संबंधित है, कब लाया गया, और पर्यावरण में भी किससे संबंधित है आपको बताना है। यानी कि किगाली समझौता में पहला ऑप्शन जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, और तीसरा इसमें मिनीमाता समझौता, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है मॉन्ट्रियक्स समझौता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि जो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट के टॉपिक में आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, और आपको नीचे कमेंट में बताना है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है या मॉन्ट्रियल समझौता है इसका संबंध यानी कि किससे है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना भी है। और मैं थोड़ा आपको आइडिया भी दे दिया कि इसका जो संबंध है ये आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इसको कब लाया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हल्द्वानी शहर की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये आपको बताना है कि हल्द्वानी शहर की स्थापना यानी कब और किसने की थी। पहला ऑप्शन है इसमें ट्रेल ने, यानी पहला ऑप्शन क्या है? ट्रेल ने। दूसरा ऑप्शन है पी बैरन ने। तीसरा ऑप्शन है एटकिंसन ने। और चौथा ऑप्शन इसमें जो है सर हेनरी रैमजे ने। तो इसमें आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की करके। तो इसका जो पहला है इसमें हल्द्वानी शहर की स्थापना कब? दोस्तों इसमें 1800 यानी कि आपका 1834 1834 से लेकर 38 के बीच में इसको जो स्टेब्लिश करने वाले थे उनका नाम था ट्रेल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इनमें से बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसमें इसका आंसर क्या है? ए। कब? 1834 से 1838 के बीच में। और किसने की थी? ट्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास्टिनगंज किसका प्राचीन नाम है? आपको बताना है कि ग्रास्टिनगंज किसका पुराना नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए टनकपुर, ऑप्शन नंबर बी बाजपुर, और ऑप्शन नंबर सी आपका है रामपुर, और ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में है धामपुर। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है कि ग्रास्टिनगंज किसका पुराना नाम था? टनकपुर का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाजपुर किस यानी कि जो बाजपुर है इसका पुराना नाम क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथ में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम यानी प्राचीन नाम क्या है? 84 माल या नौलखिया माल था। तो इसमें आपको बताना है यानी कि 84 माल और नौलखिया माल किसका प्राचीन नाम था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, और ऑप्शन बी में जो है इसमें महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, और ऑप्शन सी में तराई भाबर, और ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों तराई भाबर। इसका सही आंसर क्या है? तराई भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, आप स्लाइड पर पढ़िए भी मेरे साथ साथ, कि इसमें लिखा है खसिया खोले डांडे के ऊपर। खसिया खोले डांडे के ऊपर यानी कि वर्तमान में कौन सा शहर स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए नैनीताल, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका है अल्मोड़ा, और ऑप्शन नंबर सी है देहरादून, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसमें से सही आंसर इसका क्या हो सकता है, कि नैनीताल का है, अल्मोड़ा है, या देहरादून है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अल्मोड़ा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो अल्मोड़ा है। तो खसिया खोला डांडे के ऊपर आलमगीरपुर में, या आलमगीरपुर करके भी कई बार प्रश्न आता है, यानी कि वर्तमान में कौन सा नगर है? यह है आपका अल्मोड़ा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हुसैन खान टुकुड़िया ने। दोस्तों ये कई बार पूछा जा रहा है, उत्तराखंड का एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न सभी इंपोर्टेंट होते हैं, कुछ प्रश्नों को क्या करता है आयोग बार बार पूछता है, इसलिए वो और ज्यादा अन्य प्रश्नों से और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों ये है हुसैन खान टुकुड़िया ने किस चंद राजा के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो दोस्तों चंद राजा, इसमें आपके 4 चंद राजाओं के नाम है। पहला है सोमचंद, और दूसरा है लक्ष्मीचंद, और तीसरा है गरुड़ चंद, और चौथा है आपका रुद्रचंद। आपको इसमें से बताना है कि सही आंसर क्या है करके। तो दोस्तों इसमें जो सही इसका जो आंसर है वो है रुद्रचंद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्रचंद्र। होता क्या है, यानी कि रुद्रचंद्र के यानी समय में आक्रमण करा था हुसैन खान टुकुड़िया ने। इसने इसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि इसने सुना था अल्मोड़ा के जो मंदिर हैं या अल्मोड़ा के जो मंदिरों की दीवारों पर हैं अपार मात्रा में धन और सोना यानी कि धन सोना है, और उनकी जो मंदिर की जो दीवारें हैं उन दीवारों की जो ईंटें हैं और मंदिर पर जो छत्तर हैं और जो घंटियां हैं ये सब सोने की हैं। इसलिए इसने इस मंदिर पर आक्रमण करने की क्या बनाई? प्लानिंग बनाई, और मंदिर पर आक्रमण करके पहला आक्रमण किया, सफल नहीं हुआ, पुनः फिर दोबारा आक्रमण करा और अपार धन संपत्ति लूट के यहाँ से ले गया। अभी जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हुसैन खान टुकुड़िया के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवाल अपने आप में एक सेंसिटिव जीव भी होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है कि इसमें ये क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक विरंजन में बोल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? परवाल सेलों का खनन, दूसरा परवाल रोगों का फैलना, और तीसरा है सागरी जल में अवसादों का जमाव, और इसका जो चौथा ऑप्शन जो है वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा विरंजन का जो कारक है वो है वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, आपको सुमेलित करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर आपको बताना है। आपको बताना है कि स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ है। आपको फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें बर्मुडा ट्रायंगल, और तीसरा सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, और चौथा है रेड बेसिन। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर सही क्या है। दोस्तों आपने सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ये अपने आप में बहुत ही फेमस एक यानी कि ट्रायंगल है। यानी कि आप जब जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में, तो यहाँ पर जो भी समुद्री या जो भी यात्री या जो भी इसके आसपास के यानी जो भी इसके ऊपर से कोई भी अगर जाता है या फ्लाइट जाती है, तो यहाँ पर ये सभी डूब जाते हैं। अपने आप में एक आश्चर्य है, रिसर्च का विषय है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल में यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है दोस्तों ये है आपका, यानी बर्मुडा ट्रायंगल को देखें तो ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो बी जो है बर्मुडा ट्रायंगल, बी का ऑप्शन में आ रहा है 4। अब दोस्तों देखिए बर्मुडा ट्रायंगल यदि अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ अटलांटिक, तो बी वाले ऑप्शन में एक जगह यहाँ पर आ रहा है 4 और एक जगह यहाँ पर। आपका है तो ऑप्शन में आंसर 2 होगा, या आपका क्या होगा, यानी कि इसका डी आंसर होगा। अब इन दोनों में से एक आएगा। अब देखना है कि सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है यानी कि यह है म्यांमार में। तो अब इसका दोस्तों अगर एक भी आपको ऑप्शन पता है तो इसका आंसर निकल जा रहा है एक ही से, यानी कि सी का, यानी ऑप्शन क्या है ए। तो सी का ऑप्शन एक ही में है, ये एलिमिनेशन के साथ भी काम कर रहा है प्रश्न। उसके बाद देखना है रेड बेसिन। रेड बेसिन दोस्तों ये चाइना में है, दक्षिण चीन प्रांत में देखेंगे तो आपको ये रेड बेसिन मिलेगा। तो इसका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इसका आंसर है 2 4 1 3। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये बी इसका क्या है, सही आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही यानी कि उत्तर दीजिए। दोस्तों यानी पहला जो ऑप्शन है यानी कि ये में है यानी कि तापी मंडल, दूसरा में है क्षोभ मंडल, और तीसरा में जो है समताप मंडल, और चौथे में जो है मध्य मंडल। आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है 1 3 पृथ्वी के कहां से, ये ध्यान रखना है, यानी कि यानी पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है 1 3 4 2, और दूसरा ऑप्शन है 2 3 1 4, तीसरा ऑप्शन है इसमें 3 4 2 1, और चौथा ऑप्शन है 2 3 4 1। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो पृथ्वी के हम अगर मान लिया धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, अगर सबसे पहले क्षोभ मंडल मिल रहा है तो या तो इसका आंसर बी हो सकता है या डी हो सकता है, बी या डी। क्षोभ मंडल के बाद क्या मिलता है, उसके बाद जो है आपका क्षमताप मंडल, यानी कि 2 के बाद 3 यहाँ, और बी और अभी तक आपका डी यानी कि सेम ही है 2 और 3। अब आपको देखना है उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है समता, यानी कि 2 और 3 सेम ही है। चौथे में देखें अब 2 और अगर 3 है, क्या पहले तापी मंडल आता है या पहले मध्य मंडल। तो दोस्तों पहले जो है इसमें मध्य मंडल आता है, और फिर इसमें क्या आता है, मध्य मंडल के बाद फिर इसमें आता है आपका तापी मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है ये बताना है। फिर ऑप्शन बी में है गोबी मरुस्थल, फिर आपका चिहुआहुआन यानी मरुस्थल, उसके बाद है सहारा मरुस्थल।
तो दोस्तों सबसे दक्षिण में कौन है पूछा जा रहा है। वर्ल्ड मैपिंग की अगर ज्योग्राफी अगर आपकी तैयार है तो विश्व का मानचित्र की वाली अगर आपने मानचित्रावली करके तैयारी की है और विश्व मैपिंग को तैयारी अच्छे से कर रखा है विश्व के मानचित्र को, तो दोस्तों ये कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका के पास में। और दूसरा जो गोबी डेजर्ट है ये आपको मिलेगा कहाँ, ये गोबी डेजर्ट जो है ये आपको मंगोलिया में मिलेगा। और चिहुआहुआन पर्वत जो आपका यानी मरुस्थल है ये आपको मैक्सिको में मिलेगा। और सहारा मरुस्थल जो है आपको अफ्रीका में मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताना है, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो इसमें दोस्तों एक कालाहारी मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि पहले आपको लोकेशन पता हो और देन इसका आंसर खुद पता चल जाता है कि कहाँ पर है करके, अगर आपने लोकेशन अगर इसकी देखी हो तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917 और दूसरा इसमें बी ऑप्शन है गया अधिवेशन 1922 और इसमें जो तीसरा जो ऑप्शन है उसका बाद है इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका जो सही आंसर है, एक महिला अध्यक्ष को पहली बार जब चुना गया वो था एनी बेसेंट को कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इससे पहले यानी कि भारत की आजादी से पहले यानी दो महिलाएं और थी जो उनको राजनीति क्या किया गया था अध्यक्ष, यानी कि अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में फिर से अध्यक्षता जिन्होंने की। तो दो महिलाएं कौन थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक को तो 1917 में चुना गया था एनी बेसेंट को, उसके बाद फिर किसको चुना गया और फिर किसको चुना गया वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन ए में जो है यानी कि स्प्लीन और बी में जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और सी में जो है आपका लिम्फ ग्लैंड और डी में जो है आपका पैनक्रियाटिक। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि पूर्णतः अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है करके। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि ये पूर्णतः कैसी ग्रंथि है अंतःस्रावी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आपका कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, यानी कि वर्णांध का मतलब कलर ब्लाइंड पीपल या कलर ब्लाइंड पर्सन किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में जो है लाल एवं पीले रंग में और ऑप्शन बी जो है हरे एवं पीले रंग में और सी जो है सभी रंग में ऑल कलर्स में और डी जो है लाल और हरे, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है इसमें लाल और हरे रंग में। तो सही इसका जो आंसर है लाल और हरे रंग में। लाल और हरे रंग में यानी जो कलर ब्लाइंड होते हैं या कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया डी। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार आता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है या इनकरेक्ट मैच है या गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। नॉट करेक्ट मैच, एक साइड है आविष्कारक और दूसरी साइड क्या है आविष्कार और दूसरी साइड है आविष्कारक, इसके बारे में बताना है आपको। इसमें टीबी की चिकित्सा यानी टीबी चिकित्सा इसकी खोज किसने की। उसके बाद दूसरा है बी में हैजे का टीका का रॉबर्ट कोच, यानी कि ऑप्शन ए है टीबी चिकित्सा इसका रॉबर्ट कोच, ऑप्शन में हैजे का टीका रॉबर्ट कोच। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी हॉपकिंस और विटामिन यानी कि इसके बाद है डी जीवाणु, उसके सामने है इवानोव्स्की। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है, इसमें कौन यानी कि है युग्म गलत सुमेलित है या बेमेल या यहाँ पर लिखा नॉट करेक्टली मैच, आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है आपका बैक्टीरिया,
तो बैक्टीरिया की जो खोज है यानी कि वो इवानोस्की ने न करके ल्यूबेन हॉग ने की थी। तो आपको ये बताना है कि ल्यूबेन हॉग ने सबसे पहली बार यानी कि कब यानी कि इस जीवाणु की खोज की। कमेंट बॉक्स में आपको डेट बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान स्थित है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। आपको बताना है जो केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान स्थित है, इसमें पहला जो ऑप्शन है केरल, और दूसरा जो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, और तीसरा जो ऑप्शन है गुजरात, और इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो दोस्तों आपको इसका क्या बताना है? सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए केरला। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यानी कि सुमेलित करना है, मैच करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें क्या है, एक साइड आपका सूची फर्स्ट है, दूसरी साइड सूची सेकंड। पेनिसिलिन, उसके सामने सर्पगंधा, उसके बाद है एंटीपायरेटिक, उसके सामने है कवक, और तीसरा इसमें जो ऑप्शन है उसमें है कुनैन तंबाकू, और उसके बाद है निकोटीन सिनकोना। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, देखिए निकोटीन जो हमें आप सभी को इतनी जानकारी होगी कि किससे मिलता है? निकोटीन मिलता है यानी तंबाकू से। और इसमें कैसे एलिमिनेशन लगता है देखिए आप, अगर निकोटीन तंबाकू से बनता है तो डी का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डी का आंसर यानी कि जो डी है फिर से छट गया है आपका, या तो दो ऑप्शन है या फिर तीन वाला होगा। तो इसमें हमें देखना है कि कैसे आप देखना। उसके बाद देखना कुनैन। कुनैन जो है दोस्तों एक वृक्ष है, इसकी यानी कि जो छाल से क्या की जाती है, यानी कुनैन या सिनकोना की जो छाल है इससे क्या किया जाता है? मलेरिया की दवा के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए कुनैन का ऑप्शन कौन सा है? ए का, यानी सी का कितना? चौथा। तो दोस्तों इसका एक ही से आंसर निकल जा रहा है। अगर आपको कुनैन के बारे में पता है तो इसका आंसर में क्या चले जा रहा है? सीधी सी बात है, आप देखिए तो इसका आंसर क्या जा रहा है? सिनकोना। तो ए का कितना है? ए का मतलब ए का चौथा। अगर हम चौथा देखें तो सी का चौथा किस में है? यहाँ पर। आप कहीं किसी पर है नहीं, तो दोनों से इसका जस्टिफिकेशन हो गया। निकोटीन डी का किस में जा रहा है? आप देख सकते हैं इसको मैच करके एलिमिनेट करके, तो डी में जो निकोटीन है, और निकोटीन मिलता है तंबाकू से, तो डी का क्या है? तीसरा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका आंसर क्या निकल गया? डी। अब जो दो बचे हैं उनको आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? इकोनॉमी का करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है एस विजय लक्ष्मी, अंशुला कांत, अश्विनी पी दत्ता, और है भावना मलिक। तो दोस्तों इसको आपको इसका क्या करना है? सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है अंशुला कांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 जो है, फीफा महिला विश्व कप 2019 में किस देश ने फाइनल में नीदरलैंड को पराजित कर प्रतियोगिता को जीता था? अब दो चीज ध्यान रखना, एक तो महिला यानी कि फीफा फुटबॉल यानी फीफा कप की बात कर रही है, तो फीफा की अगर बात की जा रही है फुटबॉल की, तो इसमें एक तो बात यह है कि महिला फीफा की बात आ रही है, और दूसरा क्या है? फाइनल में किस देश ने फाइनल में नीदरलैंड को पराजित कर प्रतियोगिता जीती? इसका मतलब उपविजेता नीदरलैंड रहा होगा, और विजेता कौन था आपको बताना है। दोस्तों इसमें जो विजेता जो था, इसमें जापान था या ब्राजील था या चीन था या यूएसए था? तो आपके ऑप्शन 4 हैं। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है चाइना, और डी ऑप्शन है यूएसए। तो दोस्तों ये यूएसए ने जो है आपका नीदरलैंड को हराकर ये यानी कि फीफा फुटबॉल कप जो महिला है, यानी कि महिला यानी फीफा महिला विश्व कप जो है
2019 में, यानी जीता था नीदरलैंड को हरा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च रेखाओं या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। इसके इसके मैं ऑप्शन ए जो है यह है बॉर्डर क्रॉप्स, दूसरा है कैश क्रॉप्स, और तीसरा इसमें सी ऑप्शन में जो है वो है आपका सी ऑप्शन में जो है यानी ट्रैप क्रॉप्स, और इसका जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है कंटूर क्रॉप्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंटूर क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, भारत में वर्ष 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। दोस्तों ये थोड़ा मिस हो रखा है तो ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको इसको जनगणना पढ़ना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग न पढ़ करके इसको क्या पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कितनी कुल प्रतिशत जनसंख्या है, सॉरी कितनी, हाँ ठीक, कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या है किसकी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी जनजाति की। इनके बारे में बताना है आपको, यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन बतानी है किसके अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस या जनगणना यानी जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 25.2%, 25.2%, और दूसरा जो बी ऑप्शन है 26%, सी जो है 24.3%, और इसमें जो डी है ये 28%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है वो है 25.2%। यानी कि जनगणना से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे अभी पिछली बार, यानी जो भी एग्जाम हुए थे आयोग के, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा, जनगणना वाले प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइएगा। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे यानी होते हैं, तो इनको पूछने की संभावना ज्यादा भी रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नील नदी के डेल्टा में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो नील नदी है, पहले तो यही दिमाग में इमेज होना चाहिए कि नील नदी कहाँ है और कहाँ बहती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो है कि नील नदी के यानी नील नदी के डेल्टा में स्थित प्रमुख बंदरगाह है, ये आपको बताना है। पहला आदिस अबाबा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में आदिस अबाबा, और बी ऑप्शन में जो है सिकंदरिया है, और इसका जो सी ऑप्शन है, इसका जो सी ऑप्शन है वो है खार्तूम, और उसके बाद जो डी ऑप्शन है जूबा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिकंदरिया। तो सही आंसर क्या है इसका, सिकंदरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खार्तूम में कौन सी दो नदियां आपस में मिलती हैं, और जूबा नदी कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है, और जूबा नदी किन देशों से होते हुए जाती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में किस एको लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर की खानों से होती है। तो क्योंझर की जो खाने हैं उससे होती है, ये आपको बताना है। तो पहला है दुर्गापुर स्टील प्लांट, और दूसरा जो है इसमें भिलाई स्टील प्लांट, और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो है राउरकेला स्टील प्लांट, और इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका जमशेदपुर स्टील प्लांट है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका राउरकेला स्टील प्लांट को, यानी कि क्योंझर की खानों से क्या होता है, लौह अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन ये है, तराई जो कि दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश है, निम्न में से किस एक का निचला भाग है। तराई के बारे में आपको बताना है किस एक का निचला भाग है। ऑप्शन ए है निम्न तथा या निम्न या बाह्य हिमालय, लोअर और आउटर हिमालय, और बी ऑप्शन है लघु या मध्य हिमालय,
यानी लेजर एंड मिडिल हिमालय, सी है ट्रांस हिमालय और डी है ग्रेटर हिमालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका निम्न एवं आउटर यानी बाह्य हिमालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। आपको इस कूट के अकॉर्डिंग बताना है। इसमें पहला जो है यानी कि कथन, बुंदेलखंड का पठार दक्कन पठार का ही उत्तरी यानी दक्कन पठार का ही उत्तरी विस्तार है, ऑप्शन ए। उसके बाद जो इसमें दूसरा है और दूसरा लिखा है इसमें, ये तो कथन हो गया। कारण, इस पठार का ढाल दक्षिण से जो है उत्तर की ओर है। अब आपको बताना है इसमें यानी कि दक्षिण से उत्तर की, नॉर्थ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आपको ध्यान देना है, पहला दोनों यानी ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। उसके बाद बी ऑप्शन है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद जो इसका सी ऑप्शन इसमें है वो सी ऑप्शन ये है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है यानी बी, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी है सही, यानी कि ए और आर दोनों सही है बताया गया है। यानी इसमें क्या है, फिर से पढ़िए, बुंदेलखंड का पठार दक्कन पठार का ही उत्तरी विस्तार है, बिल्कुल सही है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन व्याख्या सही यानी इन दोनों में जो है सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी 28, क्वेश्चन नंबर 28। और 28 का आंसर क्या है आपका, 28 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद यानी कि गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर नष्ट किए जाने के बाद इसका पुनर्निर्माण किसने कराया। दोस्तों महमूद गजनबी ने भारत पर यानी कि भारत में मंदिरों के ऊपर आक्रमण करा था और किस मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के बाद फिर से इसका क्या किया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों आपको ये बताना है, इसमें ऑप्शन ए में है भास्कर वर्मा ने करवाया, बी में है वीरसेन ने कराया, सी में जो है भोज ने करवाया और डी में जो है या जय सिंह सिद्धराज के द्वारा कराया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है भोज। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, केवल भोज ने नहीं किया था, भोज के साथ किसी एक और व्यक्ति ने करवाया था। और भोज जो था ये मालवा का राजा था और इसके साथ साथ दूसरा कौन था व्यक्ति किसने इसके साथ मिलकर यानी सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। तो आपको यानी एक तो इसमें आंसर में बता दिया है भोज, और भोज के साथ दूसरा कौन सा राजा था उस राजे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित नौ पाषाणिक सांस्कृतिक स्थलों में से कौन सा युग में बेमेल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है इसके अकॉर्डिंग। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बी ऑप्शन में बिहार, और जो इसका सी ऑप्शन है वो है आपका ऊंचाई मध्य प्रदेश, और इसका जो डी ऑप्शन है वो है बालाथल राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यानी कि कौन सा बेमेल है ये बताना। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है और चिरांद जो है बिहार में है, बालाथल राजस्थान में है दोस्तों, ऊंचाई यानी कि मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि बेमेल युग में बताना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊंचाई एग्जैक्ट भारत में कहां पर है या भारत में नहीं है, तो ये आपको बताना है यानी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये चुनाव से रिलेटेड है, इसलिए इस प्रश्न को क्या किया गया है, चयन किया गया है, इस प्रश्न को चुना गया हमने। इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, आपको बताना क्या है कि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की।
तो इसमें पहला है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है तारकुंडे समिति, और ऑप्शन सी में जो है इंद्रजीत गुप्त समिति है, और ऑप्शन डी में है संथानम समिति। दोस्तों न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात आ रही है, मिनिमम जो यानी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है या शैक्षिक योग्यता की जो बात आ रही है, इस बात को करने वाली जो समिति थी वो समिति थी दोस्तों संथानम समिति। तो दोस्तों यह सिफारिश में तरीके की और भी बहुत सारी समितियां बनी हैं, लेकिन जो शैक्षिक योग्यता की जो बात करती है वो आपका कौन सी समिति बात करती है? संथानम समिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन है, श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही क्या है इसके बारे में बताना है। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन है यह क्लाइव के समय की घटना थी, पहला कि जो यानी कि क्लाइव के समय की घटना थी। दूसरा ऑप्शन है मुंगेर तथा इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता न मिलने के कारण क्या किया? विद्रोह किया था। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक, और ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि केवल 2, और ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें 1 और 2 दोनों है, और ऑप्शन नंबर सी जो है न तो 1 और न ही 2 यानी कि नाइदर 1 एंड नॉर 2। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। तो भारत में बोल रहा है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि भारत में दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि दर है, यानी कि दशकीय जनसंख्या 10 वर्षों के अंदर की बात कह रहा है कि न्यूनतम रही है। तो न्यूनतम कब कब रही है ये आपको बताना है। इसका जो पहला ऑप्शन है 1961 से 1971 के मध्य में, आपको ये पूरा डेटा पता होना चाहिए तभी इसका आंसर निकलेगा। और उसके बाद है दूसरा है 2001 से 2011 के मध्य में, और उसके बाद जो ऑप्शन सी है 1981 से 1991 के मध्य में, और उसके बाद जो ऑप्शन डी है 1991 से 2001 के मध्य में। दोस्तों इसका जो अगर हम यहाँ की बात करें कि जो 1961 से 1971 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी ये लगभग 24.80 के समथिंग थी, यानी कि लगभग मैं बोल रहा हूँ, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है लगभग। उसके बाद जो दूसरी ये जो 2001 से 2011 के बीच की जो बात है इसके बीच में कितना रहा था? ये 17.64 दशकीय वृद्धि रही थी। और उसके बाद जो आपका इसका ऑप्शन सी है, इस ऑप्शन सी में जो है ये लगभग रहा था 23.84 के समथिंग, 23.84। और उसके बाद जो इसका लास्ट वाला जो है 1991 से जो है जो 2001 के बीच की जो दशकीय वृद्धि दर रही थी ये 21 पॉइंट लगभग में है, या अप्रोक्स 21.54% रही थी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो दोस्तों ऐसे डेटा आपके फिर से आ सकते हैं, ऐसे डेटाओं को विशेषकर ध्यान रखना है, और जगहों से भी कहीं से ऐसे डेटा आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे यानी कम है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश है, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें झारखंड है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ बिहार भी था, यानी कि जिनकी सबसे कम रही थी साक्षरता दर। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, और जो दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है IMF के द्वारा, और इसमें जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है विश्व बैंक, और इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका अंकटाट के द्वारा।
तो दोस्तों ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 से है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सर्वोच्च सम्मान, यानी इसको पढ़िए पहले, सर्वोच्च जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये अपोसल से क्या किया गया था, अपोसल से सम्मानित किया गया था या किया गया। ऑप्शन ए में है मालदीव, और ऑप्शन जो बी है, बी वाले ऑप्शन में है रूस, ऑप्शन सी जो है कजाकिस्तान है, और ऑप्शन डी जो है यूएई। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये किया गया रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसको देखते हैं, गरीबी उन्मूलन के साथ, यानी किसके साथ, गरीबी उन्मूलन के साथ, गरीबी उन्मूलन के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है गरीबी से रिलेटेड, आपके सिलेबस में भी है। गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर, यानी गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का, किस 5 ईयर प्लान का प्रमुख उद्देश्य था। पहला ऑप्शन ये है चौथी पंचवर्षीय योजना का, और दूसरा जो ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का, और जो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना, और जो 7वां ऑप्शन है वो है इसमें आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर बताना है आपको, वो है आपका 37 का बी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था। ये कई बार एग्जाम में आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या नारा था, क्या स्लोगन था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, उग्रवादी समूह के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सनराइज। ये लोअर पीसीएस वालों के मेंस में भी ऐसे ऑपरेशन लिखने के लिए आ सकते हैं। ये द्वितीय संस्करण का आयोजन हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया था। तो दोस्तों इसको भी, यानी पहला जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए में जो है वो म्यांमार है, और ऑप्शन बी जो है इसमें वो दोस्तों बांग्लादेश है, और जो ऑप्शन इसमें सी है वो आपका नेपाल है, और जो ऑप्शन इसमें डी है वो है मालदीव। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, तो इसका आंसर है म्यांमार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुर्सी का निधन हो गया है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। इसमें ऑप्शन ए है जॉर्डन के, ऑप्शन बी है ईरान के, और ऑप्शन सी है इराक के, और ऑप्शन डी है मिस्र या इजिप्ट के। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी, इजिप्ट यानी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व के किस देश ने जंगल को जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में है ग्वाटेमाला, और ऑप्शन बी में जो है अल साल्वाडोर, और इसका जो ऑप्शन सी है उस ऑप्शन सी में है भूटान ने, और ऑप्शन डी में जो है वो ऑप्शन डी में है आइसलैंड। तो दोस्तों आपको जो इसका सही आंसर बताना है वो सही आंसर है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 और 2021 आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान काफी लोग डिप्रेशन में भी थे, बहुत ज्यादा एक महामारी का सामना किया हम लोगों ने, तो पूरे विश्व समुदाय के लोगों ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए E2020 इनिशिएटिव पहल चलाई जा रही है। आपके ऑप्शन जो है पहला यानी कि एड्स का, दूसरा है इबोला वायरस जो था, और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है मलेरिया, और चौथा जो ऑप्शन है पोलियो। दोस्तों जो ये चलाया गया
ये चलाया गया था आपका मलेरिया के, यानी कि मलेरिया के उन्मूलन के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसे पेन जो कोरोना है उसके बारे में डिटेल से पढ़ के जाइए, वहां से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपने प्रथम लौह अयस्क खाद्यान्न की खोज की खोज ईसापुर गांव में यानी कि की है, ईसापुर गांव में की है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है श्रीलंका ने, दूसरा ऑप्शन है मालदीव ने, और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें म्यांमार ने, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका बांग्लादेश ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका बांग्लादेश ने हाल ही में इस तरीके के इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण और रोकथाम कन्वेंशन एनसीड का आयोजन सितंबर 2019 में किया गया था। पहला ऑप्शन है ए ओस्लो, बी है मैड्रिड यानी कि सी ऑप्शन है इसमें नई दिल्ली, और जो इसका डी ऑप्शन है वो है बार्सिलोना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इसका नई दिल्ली। सही आंसर क्या है इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खनन क्षेत्र दिया है और खनन क्षेत्र के साथ दूसरा जो है उसके साथ साथ उसका खनन क्षेत्र के साथ उसका राज्य दिया। नोवामुंडी कहाँ है आपको बताना है, झारखंड है या नहीं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। उसके बाद नेल्लौर कर्नाटक, उसके बाद जो है बादाम पहाड़ उड़ीसा, फिर अमगुरी यानी जो है असम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है वो सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो नेल्लौर पहाड़ कर्नाटक। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको नेल्लौर पहाड़ कहाँ है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बताना है इस युग्म में कौन सही सुमेलित है। पहला जो ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, और बी में जो ऑप्शन है इसका पॉइंट नंबर 2 जो है शंकु वृक्ष वन या शंकुधारी वन जो है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद जो डी ऑप्शन है इसमें यानी क्वेश्चन नंबर सी मतलब यानी पॉइंट नंबर सी या 3 कच्छ वनस्पति सुंदरवन। तो इसमें आपको सही बताना है कि यानी कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, वहां किस तरीके के वन पाए जाएंगे। और इसमें पहला ऑप्शन है ए एंड 2 यानी कि शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद जो है बी ऑप्शन जो है शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश और कच्छ वनस्पति सुंदर वन। उसके बाद है ऑप्शन सी में जो है आपका यानी कि उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली और कच्छ वनस्पति यानी कहाँ आपका सुंदरवन। डी में है यानी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी बातें कैसी हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत परंपरा के लिए विख्यात मगनियार समुदाय का निवास स्थल है। किसके लिए फेमस है? संगीत के लिए। कहाँ है मगनियार, यानी कि जो मगनियार समुदाय है यानी कि कहाँ निवास स्थल है मगनियार समुदाय का? तो ये पूर्वोत्तर भारत, दूसरा ऑप्शन है मध्य भारत, और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भारत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बताना है आपको पूर्वोत्तर भारत में है या मध्य भारत में है या फिर ये आपका यानी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान में है या फिर ये दक्षिण साउथ इंडिया में है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको बताना है इसका सही सही आंसर है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? पहला है हरिद्वार, दूसरा है ऋषिकेश, तीसरा ऑप्शन इसमें प्रयाग, और चौथा ऑप्शन इसमें जो है वो है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका जो गंगा यानी अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। और ये देवप्रयाग में मिलने के बाद किस नाम से आगे को बहती है? गंगा के नाम से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1952 और दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है इसमें 1953। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका सही आंसर है 1900 यानी 52 में इसका यानी कि क्या हुआ था, सर्वप्रथम इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है निम्नलिखित, एक कूट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट की सहायता से उसका उत्तर आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न क्या है, कथन जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ऑप्शन इसमें कारण जो बताना है, अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही यानी कि व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है और जो डी वाला ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। कैसे ये सही है देखते हैं, ए कैसे सही है। इसने बोला गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन हुआ यानी कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी ये संवैधानिक निकाय बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसको भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए इसका ए सही है और आर क्या है, इसका गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत सरकार द्वारा प्रथम जीएसटी दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों कब मनाया गया, लागू किया गया नहीं पूछा जा रहा, कब मनाया गया। इसमें जो पहला जो ऑप्शन है आपका यानी ऑप्शन ए दिया है कि 1 जुलाई 2018 को और ऑप्शन जो बी दिया है इसमें वो बी ऑप्शन जो दिया है 1 जुलाई 2019 को, ऑप्शन सी दिया है 1 अगस्त 2018 को और ऑप्शन इसमें जो डी दिया गया है वो दिया गया 1 अगस्त 2018 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई 2018 को। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसमें आपको बताना है कैसा लगा आपका ये डिस्कशन। अगर आपको ये पसंद आया हो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कैसे लगा आपको ये वीडियो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच में पुनः फिर से लेके आऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा और सही लगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।